गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज हमारे ये 12th क्लास मैथ की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। ठीक है, और इसी प्रकार जो होंगे, जितने प्रकार हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ आव्यूह के प्रकार ऐसे हैं जो बहुत ही मोस्ट हैं और जिनका क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज किया जाता है। तो आपको विदाउट उन आव्यूह की नॉलेज अगर आपको नहीं है, अगर उनकी विदाउट नॉलेज अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे अगले वाले, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन आव्यूह के प्रकार को पढ़ना और उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम आगे ना आए। चलिए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। पहला है हमारा पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ठीक है जी, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल, जिस तरह से जैसे केवल 2 लिख दिया मैंने, या फिर 2 3 7 ले लिया, कह गए, या फिर 1 0 9, या और भी कोई नंबर 4, ये चीज़ है। यानी कि जितने भी यहाँ पे ना एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल में जो पंक्तियों की संख्या है कि केवल क्या है? एक है। इसमें भी एक पंक्ति है, इसमें भी एक पंक्ति है, और इसमें भी आपका एक ही पंक्ति है। जबकि स्तंभों की संख्या इसमें 1 है, और इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, और इसमें स्तंभों की संख्या 4 है। क्लियर है? तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति एक हो। ठीक है, और स्तंभ आपके कितने भी हो सकते हैं। स्तंभ आपका एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 4 10 20 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत रख ले सकते हैं आप लोग। कितने भी स्तंभों की संख्या ली जा सकती है, लेकिन उसमें जो पंक्ति हैं वो कितनी रहे? केवल एक रहे, उसे कहते हैं हम लोग पंक्ति आव्यूह। ठीक है, और इसे अगर व्यापक रूप में लिखना तो इस तरह से लिखेंगे कुछ, जैसे कोई ए नाम का आव्यूह है और उसके अवयवों को लिखेंगे हम लोग ए। तो पंक्ति तो एक ही रहेगी, तो क्या आने वाला है इसमें? A11 A12 A13 A14 A1n। n क्या है यहाँ पे? स्तंभों की संख्या। और इसकी कोटि क्या बनेगी? 1 क्रॉस n। जैसे यहाँ पे कोटि कितनी है? 1 क्रॉस 1, यहाँ पे 1 क्रॉस 3, और यहाँ पे 1 क्रॉस 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पंक्ति है भाई? एक पंक्ति है, और स्तंभों की संख्या क्या है? यहाँ पे n स्तंभों की संख्या है। और n का मतलब आपके पास 4 स्तंभ, 5 10 6 इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह पंक्ति को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स इंग्लिश में। तो क्या होता है, देखो क्लियर होगा आपको अब बिल्कुल। अगर पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, तो स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता होगा। जी हाँ, बात सही है, ऐसा ही कुछ है। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, उसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह। एग्जाम्पल, जैसे 7 या फिर 3 9 6 या फिर
5 8 3 और भी 4। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये 1 क्रॉस 1 का है, ये आपका 3 क्रॉस 1 का है, और ये आपका 4 क्रॉस 1 का है। यानी कि इन आव्यूहों में क्या देख रहे हैं आप लोग, 3 प्रकार के मैंने आव्यूह यहाँ पे लिखे हैं, ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं स्तंभ आव्यूह के। तो इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है, केवल एक है, और पंक्तियों की संख्या अलग अलग है। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5 हो सकती है, 6। यानी कि आपके स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, परंतु स्तंभों की संख्या केवल क्या होगी, 1। अगर स्तंभों की संख्या केवल 1 है तो उसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह, और पंक्तियों की संख्या केवल 1 है तो उसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, इसका व्यापक रूप कैसे लिखोगे, यहाँ लिख देते हैं इसको। भाई व्यापक में क्या होगा, चलिए, ए नाम का कोई आव्यूह है, उसका अवयव ए है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि A11 सॉरी, A12 A21 A31 A41 डॉट AM1, कुछ इस प्रकार से। सही है भाई, स्तंभ की संख्या कितनी रहनी है, 22 तो रहनी है। यहाँ सब में क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1। और ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी होते होते कौन से नंबर की है, ये M नंबर की है। M का मतलब पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और कितनी हो सकती है, 5 10 15 20 25, कुछ भी हो सकता है ये। चलिए गई, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और इसकी कोटि कितनी होगी, M क्रॉस 1। चलिए नेक्स्ट है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं भाई, ये भी नाम से क्लियर है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं शून्य आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो या शून्य होते हैं। आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव होंगे सभी क्या होंगे, शून्य, सभी अवयव शून्य होंगे, तो उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। एग्जाम्पल, जैसे केवल शून्य लिख दिया इस तरह से, या फिर शून्य शून्य शून्य, या फिर शून्य 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 शून्य, इस तरह से। तो ये क्या हमारा एक शून्य आव्यूह है। और शून्य आव्यूह का हमेशा हम किसे दिखाते हैं, इसके लिए प्रतीक है, ये इस तरह से बनाते हैं O, ये इसका प्रतीक होता है। ठीक है, शून्य आव्यूह को O से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, कुछ लोग इसको कहते हैं शून्य, पे थोड़ा सा बड़ा कर डार्क कर दो इसको, शून्य से दिखाई देते हैं, ऐसे भी O भी कह देते हैं इसको, चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब इस तरह का कोई प्रतीक आपको यहाँ पे दिखाई देगा किसी समीकरण के अंदर, सवालों में ऐसा आएगा हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उसे हम क्या रीड करेंगे कि वो एक शून्य आव्यूह है। कहीं पे इस तरह का कोई आपका प्रतीक आएगा तो हम उसे क्या समझेंगे कि वो आपका शून्य आव्यूह की बात की जा रही है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वर्ग आव्यूह। ठीक है, शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स, और वर्ग आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, और वर्ग आव्यूह को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, क्या होता है ये
भाई इसमें क्या होता है, मैं इन शॉर्ट लिखूंगा यहाँ पे, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, ठीक है, उसे कहते हैं वर्ग अवयव। जैसे से पहले समझते हैं, मान लीजिए आपने पंक्तियों की संख्या को दिखाया n से और स्तंभों की संख्या को दिखाया n से, तो वर्ग अवयव होने के लिए दोनों क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। m क्या है यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या, किसी अवयव के पंक्तियों की संख्या है ये, और जबकि n क्या है, उसी अवयव के स्तंभों की संख्या है। इससे क्या मतलब निकला, इन शॉर्ट लिखा है, शब्दों में ज़्यादा ना लिख के, कि ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे कहा जाता है वर्ग अवयव, यानी कि m बराबर n होता है यहाँ पे। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे आपका 1 2 3 7, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो कोटि आएगी 2 क्रॉस 2। इसी प्रकार से 1 0 9 3 7 4 5 8 -2, यहाँ पे इस अवयव में क्या है, 3 पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो ये 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, 7 क्रॉस 7, इस प्रकार से। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, वर्ग अवयव के। सेम इसी प्रकार से एक ही हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या आपका 3/3 का एक अवयव है। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं ये वर्ग अवयव हैं, क्योंकि इन वर्ग अवयव के अंदर कहानी क्या है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। देखो यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो इन्हें कहते हैं हम लोग वर्ग अवयव। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये चारों प्रकार आपके अवयव को समझ में आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रकार है अवयव का विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब किसे कहते हैं विकर्ण अवयव, चलिए परिभाषा लिखते हैं। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है विकर्ण अवयव, वह वर्ग अवयव। भाई वर्ग अवयव होने के लिए, विकर्ण अवयव होने के लिए उसे पहले वर्ग अवयव होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके आगे लिखा है जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। तो इसमें एक चीज़ आ रही है आपका मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण क्या होता है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो रहे हैं, शून्य हो जा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है विकर्ण अवयव। जैसे मैं अगर मुख्य विकर्ण की बात करूं तो कुछ इस प्रकार देखिए, मैं लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये इसको पहचानिएगा जरा। ये एक विकर्ण है और एक आप ये देख रहे होंगे, ये वाला, ये भी एक क्या है, एक विकर्ण है। ये भी एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण है। कुछ नहीं होता है, कोने वाले से मिला दो,
कोने वाले को कोने वाले से, तो कोने वाले को कोने वाले से मिलाने से क्या बनता है, आपका विकर्ण प्राप्त होता है। तो ये भी एक विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है। क्लियर है। लेकिन आपको सर इसको मिला दो, इन वालों को, इस वाले को इस वाले को, तो भैया ये कहाँ कोने वाले हैं, ये कोने वाले नहीं है ना। कोना मतलब यहाँ, यहाँ हो या फिर यहाँ, यहाँ एक रूम है ये, इस रूम का एक कोना ये है, एक कोना ये, एक कोना ये और एक कोना ये, इनकी बात हो रही है। ये आपके विकर्ण हैं। लेकिन हम किसे मुख्य विकर्ण कहेंगे, मुख्य विकर्ण कौन सा है इनमें, भाई ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, लेकिन मुख्य विकर्ण कौन सा है, इसकी पहचान कैसे हो। तो मुख्य विकर्ण की पहचान क्या है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं, उन सभी अवयवों की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इस वाले विकर्ण में पहला क्या है, वन वन, तो देखो इसमें वन क्या, पहला वाला वन क्या बता रहा है, स्तंभों की संख्या, सॉरी पंक्तियों की संख्या, और दूसरा वाला वन स्तंभों की संख्या, जो कि बराबर है। यहाँ पे स्तंभों की सॉरी पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3। यानी कि इन तीनों अवयवों की जो स्थिति है, मैं सॉरी यार बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। आप क्या देख रहे हैं, इस वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या समान है, इसके भी समान है और इसके भी समान है। देखो 2 2, 3 3, 1 1। तो इस वाले विकर्ण में जितने भी अवयव आए हैं उन सभी अवयवों की पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर है। इसमें दोनों बराबर हैं, इसमें दोनों बराबर हैं, इसमें दोनों बराबर हैं। बराबर का मतलब ये नहीं कि मतलब सभी के बराबर हो, यानी कि अगर मान लो A22 है तो ये भी A22, ये भी A22, ऐसा कैसे हो जाएगा। मतलब यह है कि इस वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो, ऐसे इस वाले की पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या समान हो। और पक्का इससे तो अलग ही होगी, लेकिन दोनों समान हो। इसका रो कॉलम समान हो, इक्वल हो, रो कॉलम समान, इसका भी रो कॉलम समान, इसका भी रो कॉलम समान होना चाहिए। तो इस वाले विकर्ण को कहा जाएगा मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण है और ये वाला मुख्य विकर्ण नहीं है, ये मुख्य विकर्ण नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो आपके पास क्या है, अब ध्यान सुनो, मुख्य विकर्ण, बात विकर्ण की आ रही है, और विकर्ण के बनने के लिए आव्यूह कैसा होना पड़ेगा, वर्ग आव्यूह। अगर वर्ग आव्यूह है तो उसमें विकर्ण बनेगा, और वर्ग आव्यूह नहीं है तो विकर्ण नहीं बनेगा। जैसे एक आयताकार आव्यूह ले लेते हैं, जो अभी बाद में बात करेंगे उसकी भी। जैसे 3 7 2 1 5 3 4 6 ले लिया। कोने वाला कोने से मिलाओ भैया, कोने वाला कोने से कहाँ मिलेगा, ये क्या है, क्या जैसे हमें ऐसा प्राप्त हुआ, यहाँ पर विकर्ण यहाँ प्राप्त हो रहा है, क्या कुछ मिलेगा, ये क्या है, क्या है भाई, कोने वाला ये है, कोने वाला ये है, कैसे मिला रहे हो, खराब सा विकर्ण है ये। इस कोने वाले को मिलाओ, क्या मिला, फिर तो आउट है इससे। क्या बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। तो विकर्ण के लिए किसी आव्यूह में विकर्ण बने तो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्ग आव्यूह के विकर्ण की बात नहीं की जा सकती। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल जैसे आपका 3 0 0 0 5 0 0 3 0 3, ये, या फिर ऐसा हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। या फिर 5 0 0 0 5 0 0 0 5, या फिर 9 0 0 0 8 0 0 0 3। ये सब के सब क्या हैं, वर्ग आव्यूह हैं, और इनका जो विकर्ण है
देखो विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, ये विकर्ण देख रहे हैं, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव क्या हैं, इसमें शून्य हैं। सेम उसी प्रकार से इस वाले में कहानी क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य हैं। सेम यहाँ भी मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हैं, इसमें भी मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं, आपके शून्य हैं। ठीक है, तो ये कैसे अवयव आव्यूह हैं, विकर्ण आव्यूह। आई होप आपको विकर्ण आव्यूह समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं उसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह। क्लियर है गाइस? इस मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सारे के सारे जितने भी अवयव होंगे बाकी वो सबके सब शून्य होने ही चाहिए, तो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। चलिए गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अदिश आव्यूह। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वह विकर्ण आव्यूह विकर्ण लिख सकते हैं, सिंपल मैं ऐसे लिख रहा हूं, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव मुख्य विकर्ण सही तो लिखा, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। थोड़ा लॉन्ग लिखा है मैंने ये। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान होने चाहिए। क्लियर है? और उसके बाद मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हों। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये वाला देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये वाला 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। देखो इसमें क्या है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। 1 मिनट। फाइव 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, ये तो ये बनेगा आपका मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, समान हैं, और मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, हमारा आदेश आव्यूह का। सेम उसी प्रकार से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, जो आपका विकर्ण आव्यूह आपको दिख रहा है, ये वाला मुख्य विकर्ण आव्यूह, ये इसके सभी अवयव क्या हैं, समान हैं, और मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आदेश आव्यूह का। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ये हमारा ये है, क्या सभी विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होते हैं? भाई विकर्ण होने के लिए उससे सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, वर्ग आव्यूह। क्योंकि अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो उसमें हम विकर्ण की बात कर ही नहीं सकते,
क्योंकि विकर्ण की बात किस में होती है, वर्ग आव्यूह में। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सभी के सभी विकर्ण आव्यूह क्या होते हैं, वर्ग आव्यूह होते हैं। उसके बाद अदिश आव्यूह में आते हैं, तो अदिश आव्यूह में भी अदिश आव्यूह भी क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। यहाँ से बोल सकते हैं सभी के सभी अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह होते हैं, क्योंकि देखो ये भी वर्ग आव्यूह है, ये भी वर्ग आव्यूह है, 3/3 का ये भी है, 3/3 का ये भी है, यानी कि स्तंभों की संख्या और पंक्ति संख्या यहाँ पे क्या है, बराबर है। क्लियर है ये, तो ये भी हमारे क्या हैं, वर्ग आव्यूह हैं। क्या सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होते हैं, तो जी हाँ भाई यही तो है। भाई विकर्ण की कहानी क्या है, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, विकर्ण आव्यूह के, जो कि मैंने जानबूझ के इसमें दिए हैं जिससे मैं दोनों को समझा पाऊँ। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ, इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि सभी के सभी अदिश आव्यूह क्या होते हैं, विकर्ण आव्यूह होते हैं। और वो चाहे विकर्ण हो चाहे अदिश हो, ठीक है, वो वर्ग आव्यूह होता ही होता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आप चाहे इसको छोड़ ले सकते हैं, इसका मैं कहता हूँ ले लिया होगा आपने। चलिए गाइस नेक्स्ट है हमारा नंबर 8, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वन हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। यानी कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव केवल क्या हो, वन के अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, और मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो उसे कहते हैं हम लोग तत्समक आव्यूह। एग्जाम्पल 1 0 0 1, ये 2/2 का है। इसी प्रकार से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3/3 का। इसी प्रकार से 4/4 का भी हो सकता है। क्लियर है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, जो आपका मुख्य विकर्ण है, ये जो हमारा मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव केवल वन हैं। ये भी वन, ये भी वन, मतलब मुख्य विकर्ण में जितने भी अवयव आएंगे सब वन होंगे, और मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। उसे कहते हैं हम लोग तत्समक आव्यूह। इसमें भी देखें, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं वो वन हैं, और उसके अलावा सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो इसे कहते हैं तत्समक आव्यूह। अब यहाँ से थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट सुनिए। क्या सभी तत्समक आव्यूह वर्ग आव्यूह होते हैं? जी हाँ भाई, तत्समक के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको पहले विकर्ण की बात होती है ना, इसमें मुख्य विकर्ण या विकर्ण की बात हो रही है, और विकर्ण केवल किस में बना सकते हैं हम लोग, वर्ग आव्यूह में। इसलिए सभी के सभी तत्समक आव्यूह क्या होते हैं, हमारे वर्ग आव्यूह होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या ये विकर्ण आव्यूह है, क्या ये विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं,
कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य हों। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। तो क्या ये विकर्ण अवयव हैं? तो यानी कि यहाँ से क्या मतलब निकलेगा? सभी के सभी तत्समक अवयव क्या होते हैं? विकर्ण अवयव होते हैं। क्लियर है? उसके बाद अदिश अवयव होते हैं क्या? अदिश अवयव किसे कहते हैं? जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हों? समान हों। समान वो 1 पे हो सकते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 5 5 6 कुछ हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये अदिश अवयव है? जी हाँ, अदिश अवयव है। मतलब जो भी आप तत्समक अवयव बनाओगे, 2x2 का बनाओ, 3x3 का या 4x4 का, सभी के सभी क्या होंगे? अदिश अवयव होंगे। तो यहाँ से क्या मतलब निकला? सभी वर्ग अवयव, सभी विकर्ण अवयव और सभी के सभी अदिश अवयव क्या होते हैं? तत्समक अवयव होते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? आई। तो हम जो है तत्समक अवयव को हमेशा आई से दिखाते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार दिखाएंगे, I 1 0 0 1, 2x2 का है दिखाएंगे और 3x3 का इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगले जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों में जहाँ कहीं भी आई होगा, आई का मतलब होगा या तो वो 2x2 का अवयव ये है या फिर 3x3 का, इस प्रकार से कुछ होगा वो। मतलब आई की वैल्यू ये है। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है, आयताकार अवयव। आयताकार अवयव, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, सॉरी गाइस, चलिए बात करते हैं इसमें। आयताकार अवयव किसे बोलते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर ना हो। ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं वर्ग अवयव, सॉरी आयताकार अवयव। और जिनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है वर्ग अवयव, और जिनमें बराबर नहीं होती है उन्हें कहा जाता है आयताकार अवयव। क्लियर है? एग्जाम्पल, जैसे 1 2, तो ये क्या है? 1 क्रॉस 2, देखो अलग अलग है। पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 2, जो कि अलग अलग है। इसी प्रकार से 3 7 9 4 1 3, ठीक है। तो ये क्या आपका 2 क्रॉस 3 का है। तो ये कैसे आप भी आपके आयताकार अवयव हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, 5 6 9 4 3 8 4 1 -1 3 6 0। तो ये आपका 1 2 3 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग? इन तीनों एग्जाम्पल में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है? अलग अलग है। तो ये किस प्रकार के अवयव? आपके आयताकार अवयव, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो वर्ग अवयव, और बराबर ना हो तो आयताकार अवयव। इस प्रकार से आपके अवयव के प्रकार कंप्लीट होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये अवयव के प्रकार समझ में आए होंगे। मैंने ये जो लैंग्वेज दी है एनसीईआरटी से हटके दी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दी जिससे आपको ये समझ सके, ठीक है। थोड़ा आपकी एनसीईआरटी में टेक्निकल लैंग्वेज है जिसको आपको समझना हो सकता है थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए मैंने वो वर्ड्स नहीं लिए हैं। लेकिन मैंने सभी को उस तरीके से जो मीनिंग वो लोग वो निकालते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से जो मीनिंग निकलता है उसको बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।